नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो चर्चा करेंगे उसका विषय है आरक्षण। क्रीमी लेयर लगाई सरकार ने, वो कहाँ तक कामयाब रही और आरक्षण की जो व्यवस्था है बाबा साहब ने किस रूप में की थी और आज किस रूप में आ गई है, सही रूप में चली है, विकृत हो गई है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। कपिल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। कपिल जी, जो आरक्षण में बाबा साहब ने व्यवस्था की थी, बताते हैं कि 10 साल के लिए की थी, तो ये आगे कैसे बढ़ी? आरक्षण की व्यवस्था तो सदा के लिए, जब तक सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक व्यवस्था बराबरी पर नहीं आती तब तक की थी। आरक्षण की व्यवस्था 10 साल के लिए सिर्फ राजनीति में की थी जी, है ना। तो ये जो भ्रामक प्रचार है कि आरक्षण की व्यवस्था 10 साल के लिए थी, 10 साल और बढ़ा दिया, 10 साल और बढ़ा दिया, वो राजनीतिक क्षेत्र में था जी। ये जो आरक्षण है, ये आरक्षण तब तक रहेगा जब तक इनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक बराबरी नहीं आती। और ये आरक्षण परमानेंट भी नहीं था, ऐसा भी नहीं हम कहेंगे हम परमानेंट था। जिस दिन सरकारें इस जो वंचित समाज है इसको बराबरी पे ला दे, आरक्षण खत्म हो जाएगा। आरक्षण को परमानेंट नहीं लगता, चाहते नहीं ना। अगर ये आरक्षण खत्म करना चाहें तो देश की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक व्यवस्था बराबर कर दें, सबको समान अवसर दे दें। लेकिन आज की जिस रूप में से आरक्षण है, एक डीएम का बेटा डीएम बन रहा है, वो नीचे पायदान पे जो मजदूर, जिसका बेटा खेत में मजदूरी कर रहा है, उसका बेटा कैसे डीएम तक पहुंचेगा? नहीं, वो विषय अलग है। वो आपने कहा ना कि रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन, इसका मतलब है रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरा मत ऐसा है कि रिजर्वेशन जिसको एक बार मिल गया, जैसे मुझे क्लास 3 का मिला, मैं चपड़ासी बन गया, तो मेरे बेटे को या मेरे बेटे से होने वाले जो संतान जो भी है, उनको क्लास 3 का रिजर्वेशन खत्म, क्योंकि वहाँ तो आ चुका हूँ। क्लास 2 का मिले, जैसे क्लास 2 का मिल गया और क्लास 2 का मिले, उसके बाद क्लास 2 का खत्म। और जिसको क्लास 1 का मिल गया, इसका मतलब उसके परिवार को, आने वाले परिवार को अब कोई आरक्षण नहीं मिला, बराबर हो चुका है वो। और जिसके बेटे को एमबीबीएस की सीट मिल गई, वही तो बात सारी वही कह रहा हूँ ना। उसके बाद इसी तरह राजनीति में जो आदमी एक बार आरक्षित सीट से विधायक बन गया, वो जनरल से लड़े या ना लड़े, भाई दूसरे को, गरीब को कैसे मौका मिलेगा? मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो एक बार बन गया, रिजर्वेशन का फायदा ले लिया, हटाओ उसको, दूसरा लगाओ। ऐसी व्यवस्था हो, मैं ऐसा मानता हूँ। अगर नैतिक तौर पर छोड़नी चाहिए, जनरल से लड़ना चाहिए जब मजबूत हो गया तो। नहीं, बिल्कुल बराबरी तभी तो आएगी। बराबरी तभी आएगी कि जब वो जनरल से लड़े। और यहाँ तो कुछ ऐसा भी नहीं कि इतना कोटा था, ये भर्ती नहीं और ये भर्ती नहीं, राजनीति में तो इसी को पाबंदी भी नहीं। लेकिन मजे की बात और बताऊँ आपको, इससे विपरीत बताऊँ, आजकल दलितों के बच्चे मेरिट में इतने ऊपर हैं कि वो कम्पीट कर रहे हैं ऊपर। तो सरकारों ने ये कहा कि नहीं, इन दलितों को SC कैटेगरी में डालो, वो रिजर्वेशन में आ नहीं रहे, वो मेरिट के बूते पे आ रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ एजुकेशन में और नौकरी में तो इन्होंने कर दिया कि एक निश्चित क्षेत्र बना दिया, इससे बाहर जा नहीं सकते। लेकिन राजनीति में तो अभी खुला हुआ है, जो एक बार MLA बन गया और वो किसी रिजर्व सीट से बाहर जाकर जनरल सीट पर लड़ने की चाहत रखता है तो उसको रोक नहीं सकता। उसे रोक नहीं सकता। लेकिन आपके राजनेता क्यों नहीं जा रहे? नहीं, राजनेता का तो हिम्मत ही नहीं है। मुख्यमंत्री नहीं जा रहे, कैबिनेट मंत्री नहीं जा रहे। और दूसरी बात ये है ना, जो जब तक ये जाएंगे नहीं, जितनी कैसे मौका मिलेगा? जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी नहीं चाहती कि जनरल से ये टिकट क्यों देगा वो, टिकट क्यों देगा वो? देना चाहिए। नहीं, कोई उसकी हिम्मत नहीं है, वो अकेला लड़ रहे। वो पार्टी के पास जाएगा, जी हाँ रिजर्व सीट कितनी है भाई? 5 है, 5 आपको मिल गई। मेरी बात समझ, जनता की सेवा करना आजाद है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि आरक्षण सिर्फ राजनीति में या नौकरी में नहीं है, धार्मिक स्थिति पर तो आरक्षण है। मंदिरों पे कब्जा किसका है? आरक्षण किसका है? तो बाप का बेटे का, फिर बेटे का, फिर बेटे का, पीढ़ी दर पीढ़ी, और वो चाहे अनपढ़ हो, पीढ़ी दर पीढ़ी है, चाहे वो धार्मिक ही ना हो। आपकी बात सही है, पर हम उस आरक्षण से हमें
और हम अपने बच्चों की बात कर रहे हैं, चाहे ओबीसी का आरक्षण है चाहे एससी का आरक्षण है। अगर मुझे एक बार मैं टीचर बन गया तो मेरे बच्चों को टीचर में आरक्षण नहीं होना नहीं, आप चाहिए, वहाँ हमें अपने लोगों को तो नहीं, छोड़ना आप पड़ेगा। वहाँ से क्यों नहीं जा रहे हो भाई? आरक्षण का मतलब है उसके आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, सामाजिक स्थिति को मजबूत करना। जी, जी। आप चमार को बैठाओ एक मंदिर में, उसकी सामाजिक स्थिति में मजबूत होगी, उसकी राजनीतिक स्थिति मजबूत होगी, उसकी आर्थिक होगी। राजस्थान में देवनारायण मंदिरों में है। देवनारायण मंदिर हैं कितने? गुजरटी मानते हैं उनको। आप कह रहे हो देवनारायण मंदिर, गुजरटी मैं आपसे पूछूं यहाँ पे इस उत्तर प्रदेश के अंदर देवनारायण कौन थे, पता ही नहीं? नहीं, मैं तो एक उदाहरण दिया। नहीं, मैं भी उदाहरण दे रहा हूँ आपको। इस देश के अंदर आरक्षण का मकसद ये था कि उस समाज को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान हो। आपकी बात सही है। मैं हमारी चर्चा लंबी वही है। आ रहा हूँ, नहीं थोड़ा सा कह रहा हूँ आपको। ये आरक्षण जो सदियों चल रहा है, सदियों से चल रहा है, ये तो है ही नहीं करीब सदियों से सम्मानित है, सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित है, आर्थिक रूप से मजबूत है। नहीं, हम फिर आपको वही लाना चाहते हैं। हाँ बताओ। जो एससी और ओबीसी का आरक्षण है, क्या वो निचले, सबसे निचले पायदान पर खड़े हुए एससी ओबीसी को कभी मिलेगा? नहीं मिल रहा है। कभी मिलेगा? कब मिलेगा? वो हमें, क्या हमारी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? नैतिक जिम्मेदारी नहीं, सरकार भी नहीं चाहती कि कमजोर मजबूत हो जाए। अब आप मुझे बताइए, शेड्यूल कास्ट को छोड़ो, ओबीसी का जो मिनिमम जो क्राइटेरिया है इनकम कितना है? 8 लाख। 8 लाख है। तो 8 लाख रुपए वाला क्या गरीब होता है क्या? एक 8 लाख रुपए कमाने वाला, ओबीसी का 6 लाख है। 6 लाख, जनरल का 8 लाख है। 6 लाख मान लीजिए, जनरल का 8 लाख है। 6 का नया आरक्षण 6 लाख रुपए वाला व्यक्ति जो 50,000 रुपये महीने कमा रहा है, और एक आदमी किसान बैकवर्ड वो कमा रहा है 1 लाख रुपए महीना, साल का 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो वो कैसे मुकाबला कर लेगा? आप ये कहते हैं कि 1 लाख से ऊपर कोई आरक्षण नहीं है। देखो अभी सारे के सारे ऊपर आ जाएंगे। अब मास्टर का बेटा सबसे नीचे पायदान पर खड़ा मेरी बात सुनो, वो कैसे पहुंचे वहां? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, इसकी जो इनकम की रेट्स हैं बिल्कुल डाउन कर दीजिए। जो सबसे नीचे मास्टर के बेटे को मास्टर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, किसी भी आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। नहीं, आईएएस में मिलना चाहिए, आईएएस में मिले, अपने ग्रेड से ऊपर तो मिलना चाहिए। अब क्या पता आपको, अब जो मास्टर बन गया जिसके पास हर साल हर महीने की तनख्वाह आ रही है, घर बन गया उसका, वो बच्चे को पढ़ाएगा। और मैं हूँ गरीब हूँ, मैं मजदूरी कर रहा हूँ, 10 बीघे खेती है मेरी, गन्ना डाल देता हूँ, 2 साल में गन्ने का पैसे मिलते हैं, कर्ज लेके मैं अपने ब्याज का अपने गन्ने का तो ब्याज ले रहा हूँ, कर्ज का ब्याज दे रहा हूँ, मेरे पर डबल मार पड़ रही है। मैं क्या पढ़ा लूँगा बच्चे को? नहीं, हम इस पे एक नतीजे पे पहुंचना होता है। अगर टीचर का किसी को आरक्षण मिला तो उसके बेटे को टीचर में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अगर किसी को एसडीएम का आरक्षण मिला है तो उसके बेटे को पीसीएस में आरक्षण नहीं होना चाहिए। जिस वर्ग में उसको मिल गया है, यानी क्लास 1 में मिल गया। बहुत सारे लोग वर्ग नहीं जानते। हाँ। हमारे पाठक ऐसे होंगे, अनपढ़ भी हो सकते हैं भाई, एक वर्ग नहीं जानते। एक आदमी चपरासी बन गया तो उसके बेटे को चपरासी में आरक्षण, एक क्लर्क बन गया, क्लर्क में नहीं होना चाहिए। क्लर्क के बाद उसके ऊपर अधिकारी जो है क्लास 2 रैंक का अधिकारी है तो उसको क्लास 2, उसके बच्चों को क्लास 2 में नहीं मिलना चाहिए बस। और जो आईएएस पीसीएस बन गया पीसीएस में नहीं मिलना आप चाहिए। मुझे बताओ ना, मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूँ एससी के और बीसी के, एक परिवार में एक डीएम है तो उसके 50 परिवार के सब आईएएस पीसीएस है। क्यों? इंजीनियर्स हैं। मैं ये कह रहा हूँ, एक कलेक्टर का बेटा वो दलित कैसे होगा? वो जाति से दलित हो सकता है? एक सवाल और है, हाँ, पति की नौकरी रिजर्वेशन में लगी है और पत्नी की भी रिजर्वेशन में लगी, क्या एक घर में 2 आरक्षण? ये भी गलत होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन वो सामाजिक प्रॉब्लम है ना, वो पति पत्नी तो बाद में बने हैं। नहीं, शादी होने से पहले पति अधिकारी है और पत्नी की शादी हो गई और उसके बाद भी वो आरक्षण ले नहीं, वो जनरली ये तो एक्सेप्शन होते हैं, इस पर बातें नहीं होती है। ये तो एक्चुअल में 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, दोनों लड़की का अधिकार है, महिला का अधिकार है, उसको हम छीन नहीं सकते। लेकिन ये जो एक परिवार में 50 सभी टीचर हैं, हाँ, सभी पटवारी हैं, क्या है? और दूसरा बेचारा घर में आप मुझे बताओ, उसी का सगा भाई घर में घास खोद रहा है। ये है बात सबसे समस्या। आखिरी व्यक्ति को लोकतंत्र में जीने का अधिकार कैसे मिलेगा, उसको समानता कैसे तो ये तो नैतिकता के आधार पर लोग खुद भी छोड़ सके ना। नैतिकता वो सरेंडर छोड़ नहीं पाए थे। तो इसके लिए क्या सरकार कोई कानून? सरकार कदम उठाए,
ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करें कि जिसको एक बार मिल गया है, अगर संजय खटाना को मिल गया एक बार मास्टर बनने का मौका, तो उसके जो परिवार रजिस्ट्रेशन में क्रॉस कर दिया जाए कि क्लास 1 में क्लास 3 नहीं मिलेगा। परिवार जब भी वो अप्लाई करेगा ना ऑनलाइन, वो कहेगा नहीं आपको नहीं मिलेगा, अपने आप सामाजिक समानता अपना हो जाएगी। आपने चर्चा सुनी, आपको ये कैसी लगी आप ये जरूर बताएं। और जहाँ तक हमारी राय की बात है, हम हाथ जोड़ करके समस्त उन युवाओं से विनती करते हैं जो आज आरक्षण की चाहत तो रखते हैं लेकिन उसके लिए कार्य नहीं करते। आप सरकार के सामने संवैधानिक तौर पर अपनी मांग रखें, सरकार को मेल करें, सरकार को चिट्ठी करें, जो नेता आपके दरवाजे पाए उसको अपनी राय रखें और कहें कि आरक्षण होना चाहिए, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को जिस वर्ग में एक बार आरक्षण मिल गया उसके परिवार को दोबारा उस वर्ग का आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। यदि उन्हीं को मिलता रहा, बार बार उन्हीं को मिलता रहा, उन्हीं के बच्चों को मिलता रहा, तो जो आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है उसके बच्चे को कभी आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। सरकार को ऐसी पहल करनी चाहिए ताकि कोई नियम इस तरह का बनाना चाहिए ताकि सभी लोगों को आरक्षण का लाभ मिल सके। आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस पर गंभीरता से सोचें। धन्यवाद।